दोस्त ने जिक्र किया कि लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि जी ये 6 महीने से जो खामोशी है, क्या ये सॉफ्टवेयर तब्दील हुआ है। देखें, मेरे वालिद मोहतरम ने 32 साल अफवाज पाकिस्तान में सर्व किया है, और एक बच्चा जो एक फ़ौजी घराने में परवरिश पाता हो, और फिर अगर मेरा नसब देखा जाए तो मैं अवान हूँ, मैं अब्बास इब्न हैदर की औलाद हूँ, और अब्बास इब्न हैदर की औलाद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा सकता आज तक। कि अगर हम लोग पॉलिटिकल सिनेरियो में आते हैं अगले 2-2.5 महीनों में इंशाल्लाह, तो याद रखें हमारा पहला नारा जो होगा वो ये होगा कि हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याहिया का पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें कायदे आज़म का मुकम्मल पाकिस्तान चाहिए, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान भी आता है। एक मौलवी साहब जेलम पहुंचे हुए और दूसरे मौलवी साहब घर से नहीं निकल रहे, और कौम उस चीज़ में पड़ी हुई है। जो भी नौजवान दरस इंतज़ामी करता है उसको तब तक डिग्री ना दें जब तक 6 महीने का अंग्रेजी का कोर्स ना करा दें। तो कायदे आज़म के मजमू में सबसे ज़्यादा खिताब किन लोगों ने किया? बरेलवी उलमा ने। जनाजा किसने पढ़ाया? देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के आलिम दीन ने, और जनाजे पे गाजी अब्बास का अलम भी लगा हुआ था। यानी कि कायदे आज़म ने दफन होते होते फ़िरका वारियत को भी दफन कर दिया था। डेट्स व्हाई आई कॉल हिम माय लीडर। ज्यूज़ की एग्जाम्पल लें कि 1000 साल यहूदी जो हैं वो ग़ुलामी में रहे, और उन्होंने 1000 साल में कोई एहतजाज शायद ही किया हो। यहूदियों ने होमवर्क किया, अपनी नस्ल की तरबियत की, उसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया। आज वो दुनिया का 1% है, लेकिन 1% से भी कम है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके कब्जे में। आप लाख बोले कि भाई फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जब बीबीसी बोलेगा कि जुल्म तो फ़लस्तीनी कर रहे हैं इजराइल के साथ, जब CNN फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ होगा, जब फॉक्स न्यूज़ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ होगा, तो आपके यहाँ मेरे नारे लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आप 50 साल लगाते हैं एक बंदे को इलेक्टेबल बनाने में, और वो 5 मिनट लगाता है उस बंदे को ख़रीदने में। दुनिया की इकोनॉमी उसके पास है, दुनिया का मीडिया उसके पास है। व्हाट हैव यू डन? व्हाट आई हैव डन? कुछ भी नहीं किया। अब प्रैक्टिकली क्या काम करने की ज़रूरत है? ये चीज़ मुश्किल नहीं है। आप माजी में एग्जाम्पल्स लें, जमात इस्लामी की पाकिस्तान बनने से पहले की है, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, बग़ैर पैसे के वो स्टेबल हो गई। आप एग्ज़ाम्पल लें जमीयत उलमा इस्लाम की, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, उन्होंने अपने एक मकाम बना लिया। आप एग्ज़ाम्पल लें TLP की, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया। आप एग्ज़ाम्पल लें MQM की, उन्होंने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आगाज़ किया और पूरे सिंध पे हुकूमत की। आप एग्ज़ाम्पल लें सिबकतुल्लाह खान पगाड़ा रहमतुल्लाह अलैह की, सोरे बादशाह उन्हें कहा जाता था, उनको फांसी दे दी अंग्रेज़ ने, बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और आज भी सिंध की असम्बली में 17-18 सीटें उन लोगों की। आप एग्ज़ाम्पल लें इवन पीपल्स पार्टी की, तो उसका कोई जद्दी पुश्ती निज़ाम नहीं था। भुट्टो का एक तकरीर जनरल अयूब को पसंद आ गई थी, और वो उसे उठा के इधर ले आया, और उसने सारा मामला जो है वो अपने फेवर में कर दिया था। तो कोई चीज़ जो आप ये कहते हैं कि जी ये फरिश्ते लाते हैं या एजेंसीज लाती हैं तो तभी कामयाब होंगे, अदरवाइज़ पता नहीं कैसे कामयाब होंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए नहीं भाई। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने अपने हिस्से की जंग खुद लड़नी होती है ना। है मैं कायदे आज़म को क्यों अपना लीडर मानता हूँ? नंबर 2, कायदे आज़म वॉज द पर्सन जिसको मदरसे वाला दाढ़ी और पगड़ी वाला नौजवान भी सुनता था, जिसके पीछे पीर जमात अली शाह जैसी हस्ती भी चला करती थी, जिसके पीछे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती भी चला करती थी, और जिसके पीछे अलीगढ़ का मॉड स्कॉट नौजवान भी चला करता था, जिसके पीछे पेंट कोट और टाइयों वाले भी चलते थे और मदरसे वाले भी चलते थे। ही वॉज द लीडर कि वो जब ग्लासेस लगा के बात कर रहे होते थे और यूं पेपर पे देखते थे जब,
तो एक बार गिलासेस गिर गई तो लोगों ने चीखें और तालियां बजाई कि वो जना जो कभी हमारे आगे झुका नहीं। अब एनके उठाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हमारे आगे झुकेगा, तो कायदे आज़म ने जेब से दूसरी एनक निकाल के लगा दी। तो उसमें दूर अंदेशी उसकी ये हुआ करती थी। और फिर कायदे आज़म, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम किसी बहुत बड़े आलिम दीन की ख्वाब में भी आ सकते थे, किसी बहुत बड़े मुफ्ती आज़म की ख्वाब में भी आ सकते थे कि तुम जाओ और बड़े सगीर में मुसलमानों की क़यादत करो। आखिर कोई तो वजह थी कि मोहम्मद अली जिन्नाह को चुना गया कि वो एक तबके का लीडर नहीं था, वो कौम का लीडर था। वो पंजाबी का लीडर नहीं था, बलोची का लीडर नहीं था, पठान का लीडर नहीं था, वो मुसलमानों का लीडर था। 54% ऑफ पाकिस्तान आपसे छीना गया था। 54%। ए फजले हक ने इस मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके करारदादे पाकिस्तान पेश की थी। शेरे बंगाल उसे कहा जाता है, उसको गद्दार कह दिया गया। कायदे आज़म की बहन जब इलेक्शन लड़ी थी सदारत का, यहां से उसे शिकस्त दी गई थी। मशरकी पाकिस्तान से वो जीत गई थी। वो मुझसे बड़े पाकिस्तानी हैं। हमने उन्हें गद्दार कहा। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह पे गद्दार के टप्पे लगे। और फिर भारत ने, भाई वो आपका दुश्मन है, उस बनिए ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके मुल्क को तकसीम करने के लिए। वो आपको डे फर्स्ट से एक्सेप्ट ही नहीं करता था, लेकिन हमने मौका क्यों दिया? भाई आज जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, हम लोग महीने डेढ़ के अंदर इंशाअल्लाह ताला तमाम खलीजी रियासतों में भी और ओवरसीज़ जितनी भी दूसरी रियासतें, वहाँ पाकिस्तानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार्स आज से कराना शुरू करेंगे, जहाँ एक तरफ मगरबी पाकिस्तान का झंडा लगा करेगा, एक तरफ मशरकी पाकिस्तान का झंडा लगा करेगा। हमारे बंगाली दोस्त वहाँ पर आया करेंगे, हमारे बिहारी दोस्त वहाँ आया करेंगे, आसाम के दोस्त होंगे, जूनागढ़ के दोस्त होंगे, और उसके साथ बलोच होगा, पठान होगा, सिंधी होगा। और एक और चीज़, वो बंदा जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, तन, मन, धन कुर्बान करके ही ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मैं उसे महाजर नहीं मानता, वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है। मैं उसका एहतराम इन अपने भाइयों से ज़्यादा बढ़ के करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो असल पाकिस्तानी अपना सब कुछ छोड़ के आया है। और मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूँ कि आप लोग खुशनसीब हो कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है, इसका शुमार, इसके ख़ानदान का शुमार उन लोगों में है जो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि यहाँ पर कार्ड खेला जाता है कि जी सारी पार्टी की क़यादत जो मरकज़ी है वो पंजाब को दी जाए। हमेशा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जमात का मरकज़ी नायब सदर जो है उसका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट कोई बंदा वहाँ पर आता है तो उसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। हम लोगों ने एजुकेशन रिफॉर्म्स पे क्या काम करना है? आज तक हम रोते रहे कि जी बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ एक आम बेचारा बंदा अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता। अमीरों के बच्चे के लिए अलग स्कूल होगा, बीकन हाउस होगा, कैम्ब्रिज का निज़ाम होगा, ऑक्सफोर्ड का निज़ाम होगा, रूट स्कूल सिस्टम होगा। ठीक है, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं। गरीबों के बच्चों के लिए और होगा। एलीट क्लास के लिए जो लीडिंग एंड पे होंगे लोग मुस्तकबिल में, चाहे वो लायक हो या नालायक हो, उनका बाप उन्हें किसी मकाम पे बिठा देता है, उनके लिए और स्कूल होगा। गरीब का बच्चे के लिए गवर्नमेंट स्कूल होगा। मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कूल होने चाहिए। आप उन्हें बंद ना करें, लोगों का बिजनेस है, चलाने दो। बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ने दो, लेकिन एक शर्त रख दो कि जो बंदा सरकारी मुलाजिम है, जो बंदा MNA है, MPA है, कर्नल है, जनरल है, वजीर है, मशीर है, उसके बच्चे के लिए लाजिम होगा कि वो सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करे। आपके मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम राइज हो जाएगा। जुबान को इज्जत देनी है हमने। दो चीज़ें हमने करनी है। एक तो अपनी ज़ुबान को इज़्ज़त कैसे दोगे?
जो लोग किसी मर्तबे या मकाम पे बैठे हैं वो कोई भी फैसला सादिर करते हैं तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया जाता है। हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान से कोई नफ़रत नहीं है भाई। हमें तुम चीनी सिखाओ, हम खुशी से सीखेंगे। हमें अंग्रेज़ी सिखाओ, खुशी से सीखेंगे। हमें अफ्रीकन सिखाओ, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाओ, हम खुशी से सीखेंगे। हर ज़ुबान आनी चाहिए, लेकिन सलीके से फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। CSS के इम्तिहानात को अगर आप अंग्रेज़ी के साथ साथ ये चॉइस दे दें कि अगर कोई उर्दू में ये इम्तिहान देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, तो मैं कहता हूँ लोअर मिडिल क्लास का बंदा सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आएगा इंशाल्लाह। एक गरीब का बच्चा आपको सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर नज़र आएगा, वो ब्यूरोक्रेट नज़र आएगा, 22 ग्रेड का अफसर नज़र आएगा आपको, वो सेक्रेटरी लेवल का बंदा नज़र आएगा। और जब उसने भूख देखी होगी, जब उसने प्यास देखी होगी, जब उसने अपने बाप को रेडी लगाते हुए देखा होगा, जब उसने अपने बाप को नान लगाते हुए देखा होगा, तो वो जब मेन स्ट्रीम में आएगा तो वो करप्शन नहीं करेगा, वो इलाके की चोर बाजारी को ख़त्म करेगा कि मैं किसी नान भाई के साथ ज्यादती ना करूं, दिहाड़ीदार मजदूर के साथ ज्यादती ना करूं। और ये तभी होगा जब आप गवर्नमेंट स्कूल से कल्चर को प्रमोट करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ देंगे। अदरवाइज़ मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम पहले भी नारे लगाए, बाद में भी नारे लगाएंगे, और सियासत चमकाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रैक्टिकली ये कौम गुलाम रहेगी जब तक इसको आप अपनी शनाख्त नहीं देते। हाँ, अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाएंगे? अब आपको बहुत हैरत होगी कि हम अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाएंगे और वो क्यों पढ़ाएंगे। मैं हो सकता है अगले 1-2 हफ्तों में मिलूँ हनीफ जालंधरी साहब से भी और मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से भी, जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम मकातब फ़िक्र के, उनकी जो चेयरमैन है उनको, कि दरस निज़ामी जो भी नौजवान करता है, मैं नमल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से भी मिलूंगा जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है, जो ज़ुबानें सिखाती है, कि जो भी नौजवान दरस निज़ामी करता है उसको तब तक डिग्री ना दें जब तक 6 महीने का अंग्रेज़ी का कोर्स ना करा दें। अब होगा क्या, मैं ये पहले कॉन्सेप्ट समझे, फिर अभी आपको नाराज़गी होगी कि ओ हमें अंग्रेज़ी ज़बरदस्ती नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। भाई आप मदरसे में इस्लाम सिखाएं पाकिस्तान के, वो ज़रूरी है, ठीक है, मस्जिद में सिखाएं, खानकाह में सिखाएं, ज़रूरी है, लेकिन क्या आपका इस्लाम जो 1.5 अरब लोग अपना मज़हब छोड़ चुके हैं चीन में, वहाँ तक पहुँच सकता है उसका पैगाम उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में? रशिया में लोग देरी हो गए हैं, बजाय इसके यार ये गिलास और ये खाना रोक दो, बिल्कुल रोक दो, ये बाद में होगा, बिल्कुल वहाँ बैठ जाएं सुकून से। जो लोग देरी हो गए हैं, जो लोग किसी रिलीजन को नहीं मानते, इससे पहले कि उनको इन्फ्लुएंस करके ज़ायनिस्ट बना दिया जाए, यहूदी बना दिया जाए, ईसाई बना दिया जाए, आप लोगों के दरस निज़ामी के कोर्स में, ये मेरा वादा है, मैं एथिज़म का टॉपिक डालूंगा कि इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। अल्लाह की वादानियत पे बात आ चुकी है भाई। आप इस्लाम को तब डिफेंड, अभी मुझे दुख होता है कि एक मौलवी साहब जेल में पहुंचे हुए और दूसरे मौलवी साहब घर से नहीं निकल रहे, और कौम उस चीज़ में पड़ी हुई है। जब इराक में जवाल आया था तब भी इसी तरह के मौलवी आपस में लड़ रहे थे इन बातों पे, और कौम तकसीम थी और कुफर ने आके पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया था, और हम तब तक फिरकावारियत में पड़े हुए थे। आपने इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस करना है। हमने अपने मगरब ने क्या जलालत की हमारे साथ। मगरब ने एक चपड़ासी की तनख्वाह जिस तरह आज 12,000 है उस दौर में रखी उस हिसाब से, और एक मुअज्जिन और इमाम की तनख्वाह वो रख दी कि एक इमाम को चपड़ासी से उसने कंपैरिजन किया उसका। आज आपका इमाम आपको कुरान पाक आके पढ़ाता है तो बेचारे के जहन में ये होता है कि ये मुझे कोई 2-4 पैसे देगा तो मैं रात को रोटी कमा। हमने इस हद तक मजहब को अपने से दूर कर दिया, हमने इस हद तक उसको डीवैल्यू कर दिया। हम लोग लफ्ज मौलवी को कदर देंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको इसका एहतराम, इसका वकार देंगे। और 3-4 महीनों के बाद आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात। अगर तब तक हमारा पॉलिटिकल सेटअप रजिस्टर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये वैसे भी आज़ाद हैसियत में हो रहे हैं, आज़ाद नुमाइंदे खड़े होंगे। आप लोगों ने हर गांव से, जहाँ से खुद खड़े हो सकते हैं खुद खड़े हों, जहाँ से भाई चाचा मामा खड़ा हो सकता है उन्हें खड़ा करें, जहाँ से कोई और
आपको नजरियाती बंदा खड़ा हो सकता है। आपने आज से लिस्टें बनानी है, आपके ज़िले में तहसीलें कितनी हैं, हर तहसील में यूनियन काउंसिल कितनी है, हर यूनियन काउंसिल में कितने कितने गांव हैं, और वहाँ में कहाँ कहाँ आपकी तंजीम साजी हुई है, कहाँ कहाँ नहीं हुई है। सबसे गौर से तलब बात है जिस वजह से आपको बुलाया गया। जहाँ पे नहीं हुई वहाँ पर जाके तंजीम साजी करें, और कुछ नहीं, अपना एक एक नुमाइंदा पकड़ें, उसको इलेक्शन लड़वाएं। जहाँ 1200 वोट लेके एक बंदा काउंसिलर बनता है, वहाँ आपका बंदा आराम से अपने चाचे मामे ताए के घर का वोट लेके 200-250 वोट लेके दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकता है। आपका एक ऐसा धड़ा बनेगा कि आप लोग बराबरी की सतह पे बैठ के अपने इलाके की पंचायत में फैसला कर पाएंगे, और जब आप फैसला कर पाएंगे तो वो नवाब और चौधरी जो है उसको आप शट अप कॉल दे सकते हैं कि इस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक 25 साल का लड़का अगर जद्दी पुश्ती नवाब वडेरे जागीरदार के मुकाबले में इलेक्शन में खड़ा ही हो जाता है, मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम पे सबसे बड़ी चपेट ये होगी कि हम जद्दी पुश्ती सियासत को लात मार के परे करने के लिए इंशाल्लाह मैदान में उतरें। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं आपसे, हमसे पूछते हैं, भाई कैसे कामयाब हो गए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना कोई वड्डी गड्डी है, ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई गार्ड ने, ना कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिक्योरिटी के मामलात ने, ना कोई थाना कचहरी कल्चर है, कामयाब किਵੇਂ हो गए? तो आपने बजाय इसके कि सर झुका के शक्ल कट के बैठे हुए हो, आप बताएं कि भाई आपका भाई जब इस्लामाबाद में 8 घंटे के लिए बैठता है तो 56 इस्लामी ममालिक का OIC का इजलास बुलवा के ही उठता है, और फिर जब आपका भाई 6 घंटे के लिए बैठता है, फिर जब आपका भाई 6 घंटे के लिए इस्लामाबाद में बैठता है तो औरत मार्च और मिस्टर चिप्स और ये 12वीं सिर में टाइप की आंटियों पे पाबंदी लगवा के उठता है वहां से। हमें एक दिन से ज्यादा कभी धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें कभी पत्थर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पुलिस वाला अगर कोई किसी के ऑर्डर्स के तहत कोई लाठीचार्ज करता भी था, हम सीने से लगाते थे, हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वी बिलीव इन आवर टीम के जब मुज़ाकरात के लिए राजा नुमान या मलिक वकास जाता है जिन्होंने CSS की तैयारी की हुई है, उसे पता है एक ब्यूरोक्रेट को किस तरीके से कन्विंस करना है। जब सामने ब्यूरोक्रेट बैठेगा, हम लोग ब्यूरोक्रेसी के लेवल के बंदे को भेजेंगे। जब सामने मुज़ाकरात के लिए फौजी बैठेगा तो हम फौजी टाइप बंदे को भेजेंगे, जब सामने मौलवी बैठेगा तो मौलवी को भेजेंगे। उनमें बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये सारे मसाइल हैं। आपके पास इसका क्या हल है जो बाकी सियासी जमातों के पास नहीं है, और आप क्या कर सकते हैं? तो एक बात मैं आज ये राज आपके सामने खोल ही देता हूँ कि पिछले 10 सालों से हम लोग जलसे कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से आपने मुझे किसी जलसे में नहीं देखा होगा। उन 6 महीनों में हम यही होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। अब हम जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। जब हमारी पार्टी अनाउंस होगी तो सबसे पहला जलसा हम लोग जहाँ पर हमारे बंगाली भी होंगे, बिहारी भी होंगे, वो जलसा हम लोग इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन कासिम की धरती कराची में जाके, सिंध में सी व्यू पे जाके पहला जलसा हम करेंगे। और जिसकी साजिश थे, ये नारे लगे थे कि उधर तुम इधर हम, मेरे सिंध का भाई, मेरा वहाँ का महाजिर, मेरा वहाँ का बिहारी, मेरा वहाँ का सिंधी जो मोहम्मद बिन कासिम का वारिस है, वो ये वहाँ पर ऐलान करेगा कि मेरा लीडर पाकिस्तान तोड़ने वाला नहीं हो सकता, मेरा लीडर पाकिस्तान जोड़ने वाला होगा इंशाल्लाह। कि वहाँ पर कराची में बैठ के, लाड़काने में बैठ के, इनके कुत्तों की खुराकें जो हैं वो हज़ारों लाखों रुपए की आ रही हैं और मेरे थर के बच्चे पानी के लिए बिलक रहे हैं। गरीब शहर तरसता है रोटी के टुकड़े को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अमीर शहर के कुत्ते और अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, उनका राज ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के हकीकी वारिस सामने आएंगे इंशाअल्लाह। और आपको अल्लामा इकबाल की फैमिली, सर सैयद की फैमिली, वासिफ अली वासिफ की फैमिली, आपको हमारे दाएं और बाएं बैठे नज़र आएंगे इंशाअल्लाह जिस दिन हम लोग ये अनाउंसमेंट करेंगे। आपको कश्मीर, बंगाल और सियाचिन में शहादतें देने वाले शहदा की फैमिलीज नज़र आएंगी। तब आप शट अप कॉल दे सकेंगे दुनिया को कि पाकिस्तान के हकीकी वारिसों की जमात अब मैदान में आ रही है इंशाअल्लाह। और इसके बाद
मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, अब जो ये सवाल है कि क्या ये पार्टी ही बनानी थी तो हमने सारा कुछ किया, आप ये समझ लें कि हम ये नहीं बनाते। हम 10 साल और नारे लगाएंगे, हम 10 साल और मारे खाएंगे, हम 10 साल और फ़िरक़ों में तकसीम किए जाएंगे और फ़िरक़ों के अंदर 600 फ़िरक़े और बना के तकसीम किए जाएंगे। और यही किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना ये पता नहीं कोई बड़े ही मुतशद्दिद किस्म के लोग हैं, मैं ये भी बात बता दूं कि हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें यार इन्हों रहने दो 1 मिनट प्लीज़, मरकज़ी काबीना में हम माइनॉरिटी की एक सीट रखेंगे जिसमें मदन सिंह साहब खालिस्तान की तहरीक की नुमाइंदगी करेंगे। आपके मीडिया दिखाए ना दिखाए, इंडिया को जो आग लगेगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम वो स्ट्रेटेजिक मार देंगे उसे, वो स्ट्रेटेजिक मार मिलेगी आपके दुश्मन को कि उसने पंगा लिया था कि हम बांग्लादेश को अलग करेंगे, उसने पंगा लिया था कि हम आज़ाद बलूचिस्तान बनाएंगे, उसने पंगा लिया था पश्तूनिस्तान का। हमने जो कुछ उसके साथ अफगानिस्तान में किया उसकी आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने कोशिश की कि हम लोग सिंधु देश का नारा लगाएंगे। अब सिंध का मामला भी कवर हो गया, बलूचिस्तान का भी। हमारे बलोचों ने और सिंधियों ने भी उन्हें शट अप कॉल दे दी। हमारे पठानों ने भी बता दिया कि हम लोग पाकिस्तान के असल वारिस हैं, कश्मीर हमने आज़ाद करके दिया था जब लोग इनकार कर गए थे। हमारे महाजिरों ने भी बता दिया कि हम पाकिस्तान के वारिस हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला जिस पाकिस्तान को तोड़ के इन्होंने हमसे अलग किया था, वही पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला भारत को सबसे ज़्यादा चुभने वाला है। मगरबी पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अगर कोई चीज़ भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगी तो इंशाअल्लाह